हाँ, हेलो विद्यार्थी। मैं मनसा एकेडमी चैनल पर मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th तथा 10th का सोशल साइंस और साथ ही साथ क्लास 9 तथा 10th का इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। और क्लास 11 तथा 12th का इंग्लिश ग्रामर भी मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इस चैनल पे आपको क्लास 10th का बोर्ड के परीक्षा को देखते हुए क्लास 10 का सोशल साइंस प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ठीक, जिसमें पहला हिस्ट्री टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसे समझिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं कुछ लोग, कई लोग के अंग्रेजी ना आवत है इनके, लिख लो भैया। द, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म कहाँ, यूरोप में, इन यूरोप। ये था आपका हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज माने उदय, नेशनलिज्म माने क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद, और कहाँ पे उदय हो रहा है, यूरोप में। ठीक है, तो सबसे प्रथम अब यहाँ से हम वही चीज पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वन लाइनर प्रश्न हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे अति लघुत्तरी, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपका सबसे पहले इसमें बनता है कि किस शताब्दी में, देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, देश प्रेम की भावना। देश प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब शासन कई प्रकार से इस संसार में चलता है। हर देश में अलग अलग प्रकार के शासन है, कहीं लोकतंत्रात्मक है, कहीं लोकतंत्रात्मक के साथ गणतंत्रात्मक है, कहीं राजतंत्र है, कहीं साम्यवादी शासन है, कहीं तानाशाही शासन है। कई प्रकार के शासन चलते हैं। तो राष्ट्रवाद का तात्पर्य है कि राष्ट्रवाद वह शासन, राष्ट्रवाद उसे कहेंगे जहां पे जनता एक साथ मिलकर उस देश में राजतंत्र को समाप्त कर देगी। देश प्रेम की भावना ही क्या करेगी, राष्ट्रवाद का निर्माण करेगी। तो पहला प्रश्न इसमें मुख्य रूप से बनता है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न आपका वन लाइनर बनेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी। राष्ट्रवाद की शुरुआत, राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी, 19वीं शताब्दी में हुई थी। जो राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी, तथा राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ था, राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी में कहाँ पे, यूरोप में हुई थी। तो वन लाइनर प्रश्न आपसे बन सकता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस शताब्दी में शुरू हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में हुई थी। अर्थात ये भी पूछ सकता है 19वीं शताब्दी में किसकी शुरुआत हुई थी, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। तथा राष्ट्रवाद की शुरुआत किस महाद्वीप में हुई थी, तो यूरोप महाद्वीप में हुई थी। इतना चीज आपको समझ में आ गया विद्यार्थी। अब देखेंगे मुख्य रूप से जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी किसकी देन थी, यूरोप में भी अलग अलग, यूरोप में किस देश में, तो यूरोप में मुख्य रूप से फ्रांस देश में इसकी शुरुआत हुई। किस देश में, फ्रांस देश में, फ्रांस में। अब जानते हैं क्लास 9th में पढ़े होंगे, फ्रांस में शासन था लुई 16वें पे। उसने इतना तानाशाह किया कि लोग उससे परेशान थे, और वहाँ पे राजतंत्र था। राजतंत्र को समाप्त कर धीरे धीरे वहाँ पे जनता का शासन की प्रक्रिया शुरू हो गया था, लोकतंत्रात्मक शासन आ गया धीरे धीरे। ठीक है, तो मुख्य रूप से पहला प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुई, तो 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ, किस महाद्वीप में हुई थी, यूरोप महाद्वीप में। तथा राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप महाद्वीप में किस देश में हुई थी, तो उस देश का नाम क्या विद्यार्थी, फ्रांस है। कौन सा देश है, फ्रांस है। अब अगला टॉपिक देखेंगे। पहला हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, प्रश्न कहीं से पूछा जाए एकदम याद। यूरोप की शुरुआत किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी। किस शताब्दी, 19वीं। किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। तथा यूरोप महाद्वीप में किस देश में, फ्रांस में। किस देश में विद्यार्थी, फ्रांस में। चलिए ठीक है,
चलिए अब आगे। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से कि राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी, उसके बाद एक प्रश्न और पूछता है केंद्र की शासन प्रणाली, वन लाइनर प्रश्न है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली, केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहाँ शुरुआत, केंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत शुरुआत किस देश में हुई थी, किस देश में हुई थी। वन लाइनर प्रश्न पहले बता, जैसे प्रश्न आपका आएगा टॉपिक के हिसाब से हम बताते चलेंगे। केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आपका जवाब होगा विद्यार्थी फ्रांस देश में। किस देश में, फ्रांस देश में। और फ्रांस देश किस महाद्वीप में आता है विद्यार्थी, तो यूरोप महाद्वीप में आता है, यूरोप में। ठीक है, दो चीजें प्रश्न आपका तैयार होगा, केंद्र की शासन प्रणाली का संबंध किस देश से, फ्रांस से, वो किस महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से। किस महाद्वीप से विद्यार्थी, यूरोप महाद्वीप से है। आगे चलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे अगला इस आपके टॉपिक के हिसाब से नेपोलियन कोड क्या होता है। नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता। राइटिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, आइएगा चलिएगा। सबसे पहले नेपोलियन संहिता, नेपोलियन संहिता की शुरुआत किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। नेपोलियन संहिता की शुरुआत किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। ठीक है, नेपोलियन कोड कब आया था विद्यार्थी, 1804 में आया था। कब आया था, 1804 ईस्वी में आया था। अब देखिएगा, नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में आया था। मुख्य रूप से इसे हम क्या कहते हैं, नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, नागरिक, नागरिक संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है, नागरिक संहिता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली चीज है कि नेपोलियन जो संहिता थी, इसमें कुछ बातों का जिक्र था जो सबसे जरूरी चीज है। तो इसमें 3-4 बातों का जिक्र था। मुख्य रूप से सबसे बोलेंगे विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। दूसरी चीज है सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। उसके बाद अगला चीज है भूदासत्व, जागीरदारी शुल्क, इतना पॉइंट पूछेगा, इससे ज्यादा आपका इतना लिख देंगे आपका नंबर मिल जाएगा। इसके बारे में हम बता रहे हैं जो जो चीजें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषाधिकार, जो अधिकार, जो अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, इसी को हम बोलते हैं नैसर्गिक अधिकार। विशेषाधिकार, विशेष प्रकार का अधिकार, अगर उस कुल में जन्म लेने तब वो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना था। ये सब हमको फ्रांसीसी क्रांति में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो विशेषाधिकार वह अधिकार जो जन्म से प्राप्त होता है, उसे बोले विशेषाधिकार। नेपोलियन अपने नियम में लिख दिया, संहिता का मतलब नियम होता है, जिसको नेपोलियन कोड भी कह सकते हैं। नेपोलियन, वही चीज है, सोशल साइंस पढ़ते हैं कब लोग अंग्रेजी का ढेर बार बार लिखत हुआ, अंग्रेजी वाला बैल बड़ा। विशेषाधिकार, जो अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, इस अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। नेपोलियन नियम बनाया तो उसमें कहा कि इन मुख्य रूप से इन 4 जो अधिकार हो इनको समाप्त किया जाएगा। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें जमीनी सबसे ज्यादा जमींदारों, जमींदारों के पास थी। इस अधिकार को भी क्या कर दिया बाबू, समाप्त कर दिया गया। भूदासत्व, खुद के जमीन पे अनाज उगाकर या खेती करके सरकार को टैक्स देना, इसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जागीरदारी शुल्क किसे कहते हैं,
दूसरे के जमीन पर खेती कर या अनाज उगाकर, खेती करके सरकार को टैक्स दे जो देते थे उसको भी क्या कर देंगे, समाप्त। यही आपका नेपोलियन कोड। ध्यान से देखिए भैया लोग, नेपोलियन कोड किसे कह रहे हैं? नेपोलियन कोड को नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड कर सकते हैं। संहिता का मतलब नियम होता है। जैसे आप नियम हर प्रकार के जानते हो, ओम का नियम, तमाम नियम है आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेपोलियन कोड मुख्य रूप से, नेपोलियन कोड किसने लाया था? नेपोलियन लाया था। नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 ईस्वी में आया था। नेपोलियन संहिता का अगल का नाम क्या था? नागरिक संहिता था। इसको नागरिक संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि नागरिक के लिए ही बनाया गया था नियम। नियम किसके बनेगा? नागरिक के लिए के बनाया था। इसमें 4 बातों का उल्लेख, विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था, भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्क। कौन शुल्क भैया? जागीरदारी शुल्क। विशेषाधिकार किसे कहें? जो अधिकार जन्म से प्राप्त था कि आप बड़े कुल में जन्म लिए। जैसे फ्रांस में 3 समाज था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट। इसमें जो बड़े कुल में जो प्रथम स्टेट से, जो द्वितीय स्टेट से, उसमें था कि आप जन्म ले लिए उस स्टेट में, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना था। तो विशेषाधिकार जो अधिकार था, इस अधिकार को समाप्त कर दें कि अब सभी लोगों को समान रूप से टैक्स देना पड़ेगा। सामंती व्यवस्था क्या थी? सामंती व्यवस्था वह व्यवस्था थी जिसमें सबसे ज्यादा जो जमीनें थी फ्रांस में या यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में जितने भी देश थे लड़ाई चल रही थी, तो फ्रांस की कहानी का इसमें जिक्र हुआ है। अभी इसमें रूस की बातें कुछ चर्चा हो जाती हैं। तो क्या था? सामंती व्यवस्था वो व्यवस्था जिसमें जमीनें सबसे ज्यादा किसके पास होती थी? जमींदारों को। इसको भी समाप्त कर दिया कि अब जमीनें बस जमींदार लोगों के पास है। जमींदारों लिख लें, जमीपारो ना भैया लोग, देखिए समझ लिया तन मनी, जमींदारों, ठीक। जमींदारों के पास थी, उस जमीनों को कह दे कि अब ये नियम खत्म हो जाएगा, सबके लिए समान रूप से आपको जमीनें दी जाएगी। भूदासत्व किसे कहेंगे? खुद के जमीन पे अनाज उगाकर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? भूदासत्व। क्या बोलेंगे? भूदासत्व। जागीरदारी शुल्क किसे कहते हैं? कि दूसरे के जमीन पे हम खेती करके सरकार को क्या देते थे? टैक्स। इन सबको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया नेपोलियन कोड के तहत। अब इन चीजों को क्या कर दिया? खारिज कर दिया जाता है। अब इसमें सबको समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। तो नेपोलियन कोड हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, ठीक है विद्यार्थी। अब हम मिटा रहे हैं, चलिए। अब उसके बाद अगली टॉपिक हम देखेंगे कि अगला टॉपिक इसमें क्या कर रहा है। अब देखेंगे मुख्य रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद। अगली हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद शुरुआत हो तो यूरोप में कई देश आपस में बटे हुए थे। मुख्य रूप से इसमें 3 ऐसे देश थे जिनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। जिस देश का नाम था जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये जो भी देश थे 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया। इन देशों को मुख्य रूप से राजशाही, डचियों, कैंटनों में विभाजित किया गया। ठीक है भैया लोग, देखिएगा। मुख्य रूप से में इस यूरोप में राष्ट्रवाद में अगली पॉइंट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या बातें चल रही थी कि मुख्य रूप से 3 देश थे, जिसमें आप पहला देश थे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड, इनको 19वीं शताब्दी के मध्य में अर्थात 19वीं शताब्दी के बीच में इन्हें, जैसे हर, आप जानते हैं जैसे हमारे भारत में
भारत एक देश, उसमें अलग अलग हिस्सों में उनको बांटा गया है। जैसे 28 आपके राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी प्रकार से यूरोप में जो 3 देश थे, जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड, इसको 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्हें 3 भागों में बांटा गया। जो जर्मनी थे उनको राजशाही के हिस्सा दिया गया, यानी राजशाही नाम दिया गया। इटली को क्या कहा जाता था, डचियों के हिसाब से। और स्विट्जरलैंड को कैंटोन में विभाजित किया गया था। अलग अलग इनके हिस्से बन चुके थे। ठीक है, तो प्रश्न इसमें कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद से पूछेगा, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य, देश प्रेम की भावना से लोग मिलकर अपने देश में राजतंत्र शासन को समाप्त करना है, क्या कहलाएगा, राष्ट्रवाद कहेगा। यूरोप एक महाद्वीप है। तो इसमें पूछेगा जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड को किस शताब्दी में इनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो फर्स्ट प्रश्न बनेगा कि 19वीं शताब्दी में इनको 3 हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन से वे हिस्से थे, राजशाही थे, डचियों थे तथा कैंटोनों में विभाजित किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें 3 बातें, मुख्य रूप से 3-4 बातों का जिक्र था। नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, नए मध्यम वर्ग का उदय। पहला देश में नए मध्यम का वर्ग का उदय हुआ था। उसके बाद अगली पॉइंट है, उदारवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ था। उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार। ठीक है, अगला पॉइंट देखें क्या है, रूढ़िवादियों की नई भावना। इसमें अगली चीज है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुरानी परंपरा के लोग थे, प्राचीन परंपरा के लोग थे, उनकी भावना तथा वियना की संधि। रूढ़िवादी की भावना तथा वियना की संधि, वियना की संधि, वियना की संधि। और लास्ट पॉइंट है क्रांतिकारियों का उदय, क्रांतिकारियों का उदय, क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में इतने टॉपिक लिखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या क्या घटनाएं हुई थी, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या क्या बातें रखी गई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से 3 देश थे जिनको उनको अलग अलग हिस्सों में आवंटित किया गया था, अर्थात बांटा गया था। ठीक है, जैसे कि पहला चीज है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड थे, जिनको 19वीं शताब्दी में राजशाही, डचियों तथा कैंटोनों में विभाजित कर दिया गया। अलग इनको कर दिया कि जर्मनी के लोग राजशाही होंगे, इटली के लोग डचियों में विभाजित रहेंगे तथा स्विट्जरलैंड का लोग कैंटोनों। एक प्रकार से नाम आता है, जैसे कैटेगरी बांट दी जाती है कि जनरल के लोग इसमें लड़ेंगे, ठाकुर, बावन, पंडित, उसमें फिर ओबीसी में कई कास्ट आते हैं, ये सब इसमें रहेंगे। एससी वाले इस कैटेगरी में रहेंगे, उसके निचली जाति इस कैटेगरी में रहेगी। उसी प्रकार से जर्मनी को राजशाही में बांटा गया, इटली को डचियों में बांटा गया तथा स्विट्जरलैंड को कैंटोनों में विभाजित किया गया। ठीक है, इसके बाद 3-4 इसमें कार्य हुआ कि नए मध्यम वर्ग का इसमें क्या हो गया था, उदय हो गया था। मध्यम वर्ग क्या था, जितनी पूछे उतना ही लिख रहे हैं। मध्यम वर्ग का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये मुख्य रूप से मध्यम वर्ग किस वर्ग से आता, तो तृतीय स्टेट से आता था। इसमें कई विद्वान थे, जॉन लॉक थे, जॉर्ज जाक थे तथा मॉन्टेस्क्यू थे। उसके बाद क्या था, उदारवादी विचारधारा का प्रचार पर। उदारवादी वे समुदाय के लोग थे जो मुख्य रूप से चाहते थे कि सबको समानता का अधिकार मिले, धार्मिक अधिकार मिले, लेकिन वोट वही डालेंगे जिनके पास पैसे होंगे, बिना पैसे वाले वोट नहीं डाल सकते। ये उदारवादी विचारधारा के लोगों का विचार था। रूढ़िवादी की भावना क्या थी, रूढ़िवादी की भावना से तात्पर्य कि ये पुरानी परंपराओं को मानते थे, चाहते थे कि राजा का ही शासन है, परिवर्तन हो लेकिन धीरे धीरे हो। क्योंकि रूढ़िवादी के लोग थे जो राजा के सगे संबंधी लोग थे, हितई नाते वाले, साढ़ू राणा, ससुर राणा। ये सोचेंगे कि राजा समाप्त हो, ये चाहेंगे कि राजा का ही शासन आएगा तो हमको फायदा रहेगा क्योंकि राजा के सगे संबंधी है। और लेकिन जो सगे संबंधी ने जिनको परेशान कर रहे हो, तो चाहेंगे यहाँ से राजतंत्र समाप्त हो जाए तथा लोकतंत्रात्मक शासन आ जाए। वियना की संधि हुई थी, वियना की संधि आगे बताया जाए क्या वियना की संधि में बातें की गई थी। उसके बाद क्रांतिकारियों का उदय हुआ था, मतलब नए नए लोग। नए नए लोग का मतलब थोड़ा ना कि नया लोग हो गए, बार और कटा दाढ़ी बना तो नए लोग, इना नए लोग का है भैया। नया लोग का मतलब लोग आपस में मिलजुल के चाहते थे यहाँ से राजतंत्र समाप्त कर दें। लोगों का नया नया समूह होता था, संगठन होता था, उसको बोलेंगे क्रांतिकारियों का उदय।
ये चीज आपको समझ में आएगा यूरोप में राष्ट्रवाद में क्या क्या बातें हुई थी या यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, उनके बारे में विवेचना कीजिए या उनका उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे यूरोप में मुख्य रूप से 3 देश जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड थे, जिनको 19वीं शताब्दी में 3 भागों में बांटा गया। जर्मनी को राजशाही में, इटली को डचियों में तथा स्विट्जरलैंड को कैंटनों में विभाजित किया गया। याद रहे बाबू, जैसे प्रश्न पूछेगा उस हिसाब से अब बनाना होगा, क्योंकि वह विकल्पी प्रश्न 20 नंबर का आता है, जिसमें आपको इन्हीं पॉइंटों को ध्यान देना है कि कहाँ पे प्रश्न क्या पूछ सकता है। कि 19वीं शताब्दी में किन देशों को किन कैंटनों में, किन भागों में विभाजित किया गया, तो जर्मनी को राजशाही में, इटली को डचियों तथा स्विट्जरलैंड को कैंटनों में विभाजित किया गया। उसके बाद इसमें 3-4 बातें हुई। नया मध्यम का उदय हुआ था, साथ ही साथ उदारवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ था, रूढ़िवादी की भावना तथा वियना की संधि हुई थी, उसके बाद क्रांतिकारियों का उदय हुआ था। इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद अगली हेडिंग हम देखेंगे क्या कर रहा है, ठीक है। तो मिटा दे विद्यार्थी, आप लोग जैसे हम यहाँ पे इतना समय दे रहे हैं, उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट लेना तोड़ दे, स्क्रीनशॉट टिप दे, जिसको समझना है वैसे आप समझते रहें। अब हम मिटाते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। जिन विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं लगेगी कि हाँ यहाँ पे समस्या, कृपया जो नीचे वहाँ कमेंट वाला हो में लिख दी, सर जी हमें आई दिक्कत, ऐसी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ पे आप लिखेंगे तो फिर आगे इसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग अगली टॉपिक है। कुलीन कुलीन वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग। याद रख, पूछता है कुलीन वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं 2 हिस्सों में, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या क्या था। सबसे आसान हो जाएगा कुलीन वर्ग का मतलब मुख्य रूप से क्या था, तो यह फ्रांस का द्वितीय एंड सेकेंड स्टेट का स्पेलिंग होगा भैया ESTAT, स्टेट ऐसा था तो वर्ग था। यह फ्रांस का द्वितीय स्टेट था, द्वितीय स्टेट के वर्ग के लोग थे मुख्य रूप से। दूसरा पॉइंट इसमें कहते हैं यह राजा के सगे संबंधी थे। पहले इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। 5 मई 1789 को इनसे भी टैक्स मांगना प्रारंभ किया गया। लेकिन टैक्स देना सो ना तुरंत विरोध कर देना सो, वही यहीं से फ्रांसीसी क्रांति का रूप क्या हो गया, शुरू हो गया। मुख्य रूप से इसमें 4 पॉइंट लिखे। कुलीन वर्ग कौन थे, जब फ्रांस का द्वितीय स्टेट था, यह राजा के सगे संबंधी थे, हितई नते वाले थे, साड़ू ओड़ू थे, बहनोई थे। पहले इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन 5 मई 1789 को इनसे भी टैक्स के लिए बात हुई थी कि नहीं अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स नहीं दिए, वहीं से फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। कम से कम 4-5 पॉइंट आप इसमें बना के लिख सकते हैं कि कुलीन वर्ग क्या थे क्या नहीं थे, इनके बारे में आप। अब देखिए कुलीन वर्ग थे योग्य राजा के संगे संबंधित थे। अब ये कह दीजिए अगला पॉइंट, ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। राइटिंग तो उतना सुंदर ना जितना सुंदर चाहे, लेकिन अपने जाने में खूब सुंदर है, धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, ठीक है भैया। आजा, नया मध्यम वर्ग क्या था। अब इसमें देखेंगे 5 पॉइंट लिख दिए। नया मध्यम वर्ग का उदय मुख्य रूप से किस शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में हुआ था नया मध्यम वर्ग का उदय। ये मुख्य रूप से तृतीय स्टेट के लोग थे, तृतीय स्टेट के लोग थे। इनसे
इनसे टाइड नामक टैक्स लिया जाता था। इनसे टाइड नामक टैक्स लिया जाता था। किससे टैक्स लिया जाता था? मध्यम नए नए मध्यम वर्ग से। इसमें तीन विद्वान आते थे, ठीक है, तीन विद्वान, जॉन लॉक, ज्या-जैक तथा मॉन्टेस्क्यू। ये रेशम का क्या करते थे? व्यापार करते थे। विदेशों में रेशम का व्यापार करते थे। इसमें भी हमने 5 पॉइंट लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टेक्स्ट, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कुलीन वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग। इतना चीजें आपको समझ में आ गया। पूछिए कुलीन वर्ग किसे कहते हैं? 2 नंबर का है, तथा मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? 5 नंबर का था। और इसमें आप जोड़ सकते हैं शब्दों को, ठीक है। क्या कितना शब्दों को अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ चीजें किताबें पढ़ के भी आप लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से समझेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से कुलीन वर्ग तथा नया मध्यम वर्ग में अंतर क्या था, या कुलीन वर्ग किसे कहेंगे या मध्यम वर्ग किसे कहेंगे। तो कुलीन वर्ग में हमने 5 पॉइंट लिखा है। यह फ्रांस का द्वितीय स्टेट था, अर्थात पता थे क्लास 9 में फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित था। तो ये कुलीन वर्ग फ्रांस का द्वितीय स्टेट था। ये मुख्य रूप से राजा के सगे संबंधी, उसके रिलेशन वाले लोग थे। और पहले इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, कुलीन वर्ग से टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन 5 मई 1789 को इनसे भी टैक्स मांगने का प्रारंभ किया, क्योंकि राजा का राजकोषीय धन धीरे धीरे उसका खजाना खा ली। जब खजाना खा ले, पैसा खत्म होला, दिमाग काम ना करला, मार टेंशन में हो जाला, आदमी पेप्सी मार लेने लगे गिरे, है कि ना, ठीक है। तो 5 मई 1789 को इनसे टैक्स मांगना प्रारंभ किया गया। जैसे प्रारंभ किया गया, तुरंत ये राजा का क्या कर दिए? विरोध कर दिए। और ये लोग मुख्य किस विचारधारा के लोग थे? रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। मध्यम वर्ग क्या था? मध्यम वर्ग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुआ था। ये किस वर्ग के थे? तृतीय स्टेट के लोग थे। इनसे कौन सा टैक्स लिया जाता था? टाइट नामक टैक्स लिया जाता था। इसमें 3 विद्वान थे, जॉन लॉक, ज्या-जैक तथा मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है। मुख्य रूप से ये जो विद्वान थे, मुख्य रूप से वहां उस समय किस चीज का व्यापार किया करते थे? रेशम का व्यापार करते थे। तो हमको उम्मीद है कि आज का जितनी भी चीजें आपको पढ़ाए होंगे, सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है विद्यार्थी। तो अब हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। फिर अगला वीडियो अगले दिन आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अर्थात बताया जाएगा, ठीक है। तो हम मिटा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि हमने जो भी चीजें बताया है आपको समझ में जरूर आया होगा। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबू जल्दी बताओ। तो 2 प्रश्न आपको दे रहे हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और सेकेंड आपसे पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न का जवाब दीजिएगा जरूर। दूसरा प्रश्न आपका, कुलीन वर्ग किस वर्ग से आते थे, ठीक है। कुलीन वर्ग किस वर्ग से आते थे? प्रश्न पूछल तो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगल जरूरी है, खड़ी पाई ना रहे, ठीक है ना। आज का जो भी बताएं समझ में आ गया कि एक बार रिवाइज कराना चाहते हैं कि आपको चीजें याद हो जाए। पहला प्रश्न था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था विद्यार्थी? तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। और जो यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में हुआ था, किस महाद्वीप में हुआ था? यूरोप महाद्वीप में। किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उसके बाद क्या आपको पढ़े नेपोलियन कोड के बारे में? नेपोलियन कोड 1804 में शुरू हुआ था। नेपोलियन कोड में कुछ नेपोलियन ने लागू किया था। नेपोलियन कोड को नागरिक संहिता भी कहते हैं। 4 बातें थी, सामंती व्यवस्था, विशेषाधिकार, भूदासत्व तथा जागीरदारी शुल्क। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद मुख्य रूप से क्या था कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी में हुई थी।
सॉरी, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हमने आपको बता दिया विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी न होकर कौन सी शताब्दी है, 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी, उसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, 18वीं शताब्दी में हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद किस शताब्दी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में। गलती से 19वीं शताब्दी हो गया, ठीक है, गलती के लिए खेद है। मुख्य रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद बताए थे कि जर्मनी था, इसमें इटली था तथा स्विट्जरलैंड था। इनको 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा हिस्से में बांटा गया था, मुख्य राजशाही में, डचियों में तथा कैंटरों में इसे विभाजित किया गया था। इसमें कई बातों का जिक्र था। नया मध्यम का वर्ग का उदय हुआ था। उसके बाद क्या था कि उदारवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ था। रूढ़िवादी की नई भावना आई थी तथा वियना की संधि भी हुआ था। उसके बाद क्रांतिकारियों का उदय हुआ था। कुलीन वर्ग अभी बताएं, कुलीन वर्ग क्या था, ये राजा के सगे संबंधी थे। फ्रांस का द्वितीय स्टेट था। इनसे कोई प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। जब टैक्स के लिए बात हुई तो 5 मई 1789 को बैठक हुई थी। जैसे टैक्स की बात हुई तुरंत राजा का क्या कर दिए, विरोध कर दिए। ये रूढ़िवादी समुदाय के लोग तथा राजा के सगे संबंधी लोग थे। मध्यम वर्ग पढ़े, मध्यम वर्ग का उदय की शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। मध्यम वर्ग मुख्य रूप से तृतीय स्टेट था। इसमें 3 विद्वान थे, जॉन लॉक, जॉर्ज तथा मॉन्टेस्क्यू। इसे टाइद नामक टैक्स लिया जाता था। एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको ध्यान दीजिएगा। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हम लिखवाएं, यूरोप में राष्ट्रवाद शुरुआत तो हुआ था यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में, लेकिन जो पॉइंटें बनी थी किन किन भागों में बांटा गया, तो कौन सी शताब्दी विद्यार्थी, 18वीं शताब्दी में जो बांटा गया था। ये सब कैंटनो था, डचियों था, ये सब को बांटा गया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो अगले दिन आपको मिलेगा।